आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के ई शिक्षण कार्य में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा सप्तमी विषय सामाजिक विज्ञान के भूगोल बिंदु के शिक्षण बिंदु मुख्य स्थलाकृतियाँ यानी कि नदी और जल द्वारा जो मुख्य स्थलाकृतियाँ बनाई जाती हैं उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो मुख्य स्थलाकृतियाँ अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। अपर्दन अपक्षय, अपक्षय का मतलब होता है टूटना, अपर्दन मतलब नदी द्वारा वायु द्वारा वहाँ से किसी चीज़ का अपर्दन करना, ऊपरी सतह का ले जाना अपर्दन। और अपक्षय का मतलब होता है जिस प्रकार चट्टानों को धीरे धीरे वायु द्वारा पवन द्वारा उसका टूटना, उसका क्षण भंगुर होना, धीरे धीरे वो करता था अपक्षय। और अपर्दन मतलब ऊपरी सतह का चलना। पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय की प्रक्रिया होती है। सेल का होता है चट्टान, चट्टान कहते हैं सेल को। तो चट्टानों का टूटना, सेल का टूटना, उसे कहते हैं अपक्षय। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। भूदृश्य पर यानी कि भूमि के ऊपर से जल द्वारा, पवन द्वारा, हिम द्वारा विभिन्न घटकों के माध्यम से क्षय होना, क्षय मतलब धीरे धीरे चलना, उसका टूटना अपर्दन कहलाता है। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते। अब यहाँ पे तीन प्रकार होगी, एक होगा अपक्षय, एक होगा अपर्दन, अब तीसरा शब्द है निक्षेपित। निक्षेपित का अर्थ होता है जमना, अर्थात जो अपर्दन होता है वो वायु द्वारा, जल द्वारा अपर्दित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और फलस्वरूप वहाँ जाकर जम जाते हैं, और जिससे निक्षेपित होते उसे निक्षेपणात्मक आकृति कहते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण कि ये प्रक्रम पृथ्वी की धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अपर्दन एक स्थान से टूटते हैं, एक स्थान से चलते हैं, और निक्षेपण दूसरे स्थान पर जम जाते हैं। और इस प्रक्रिया से जमीन के ऊपर, धरातल के ऊपर बहुत सारी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और कौन कौन सी होती है उनके बारे में देखिए। सबसे पहले होता है नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। नदी हमेशा जमीन के ऊपर चलती है तो दृश्य भूमि जो हम सामने देखते हैं वहीं से उसका अपर्दन होता है, यानी कि अपने साथ लेके चलती है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। यहाँ पे देखिए, आप चित्र में देखा है कठोर शैल, जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल। अर्थात जब नदी किसी खड़े ढाल से ऊपर से अत्यधिक कठोर वेग से आती है और एक शैल चट्टान के ऊपर गिरती, ढाल वाले चट्टान में गिरती, तो उसे कहते हैं जलप्रपात। यानी ऊपर से जल का, नदी का प्रवाह नीचे की ओर एकदम से जलप्रपात कहलाता है। ठीक है, जहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात है दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला के एंजल जलप्रपात है। याद रखना है, पीछे प्रश्न भी आएगा कि सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ये 3-4 जलप्रपात हैं, ये महत्वपूर्ण है, इनको जलप्रपातों का आपको याद रखना है। और महत्वपूर्ण है कि दक्षिण अमेरिका का जो वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है उसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अपने पाठ पर। अब वो जलप्रपात हो गए थे, तो अब देखिए आगे और क्या बनते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मार्गों को विसर्प कहते हैं। विसर्प, सर्प चलता है, सर्प किस प्रकार चलता है, कभी सीधा थोड़ी चलता है, सर्प टेढ़ा मेढ़ा चलता है। तो उसी प्रकार जब नदी होती है, पहाड़ डालों में जलप्रपात निर्माण करती है, पहाड़ डालों से जैसे नीचे उतरती है तो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मार्गों को विसर्प कहते हैं, यानी कि सर्प की आकृति के तौर पर बहती है, उसे कहते हैं विसर्प आकृति। नदी विसर्प का रूप ले लेती है। ठीक है, और इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन निक्षेपण शुरू हो जाता है। और विसर्पों के किनारों पर अपर्दन भी होता है, क्योंकि अपर्दन साथ साथ में काटती रहती है, जमीन को काट के साथ ले जाती है। और साथ साथ में क्या होता है, निक्षेपण होता है, किनारों पर निक्षेपण होता है। किनारों पर जो पत्थर होते हैं, बड़ी बड़ी गाद लाती है, खाद लाती है, वो किनारों पर जमा हो जाती है और
जमीन को काट के ले जाते निक्षेपण भी होता है और अपरदन कार्य भी शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बना लेते हैं, जिसे चाप झील भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए चाप झील का एक उदाहरण दिया गया। जिस प्रकार निक्षेपण नदी विसर्प का चलती रहती है और निक्षेपण अधिक बढ़ता रहता है और एक विसर्प लूप नदी से कटकर अलग हो जाता है और एक झील का निर्माण कर लेते हैं, और इसे कहते हैं चाप झील। यहाँ देख सकते हो आप चाप झील का बनाया हुआ है। आगे चलिए। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है और फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। कभी कभी तेज बहाव, अत्यधिक पानी की वजह से नदी अपना जो मुख्य मार्ग होता है उसको छोड़कर दूसरे मार्ग में चलने लगती है, क्योंकि उसका बहाव अधिक हो जाता है, उसकी भराव क्षमता अधिक हो जाती है, और जैसे निकटवर्ती क्षेत्र होते वहाँ क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है, और ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। अवसाद मतलब नदी द्वारा लाए गए अवशिष्ट पदार्थ, खाद, चिकनी मिट्टी, वो होते हैं अवसाद। वो बाढ़कृत मैदानों में जमा कर देती है। ठीक है बच्चों, इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है, और वो अवसाद होते हैं वो होते हैं उपजाऊपन होती है, और उसमें धान अधिक होता है, तो उपजाऊपन बाढ़कृत मैदानों का निर्माण करती है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। उत्थित हैं, ऊपर उठे हुए होते हैं, जो नदी के ऊपर उठे हुए कहते हैं तटबंध। तो आप देखिए तटबंध का चित्र दिया गया साथ में, यहाँ तटबंध, यहाँ से जो ही अवसाद जमा रहते हैं उन्हें कहते हैं तटबंध। उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। समुद्र तक चलती है तब तक निक्षेपित होता है, बहुत निक्षेपण करती है, बहुत ही अपरदन करती है, तब तक उसका प्रवाह धीरे हो जाता है और वो कई धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। और जहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। पूछाएगा कि डेल्टा किसे कहते हैं, तो आपको परिभाषा याद रखनी है कि नदी वितरिका में बन जाती है, उसके बाद परिभाषा नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए गए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है और सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह को डेल्टा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। नदी के कार्य हमने पढ़ा है पीछे, नदी के क्या क्या कार्य है, परंतु एक बार वापस हम एक बार देख लेते हैं कि नदी के क्या क्या कार्य होते हैं। अपरदन स्थलाकृतियाँ, नदी द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ दो प्रकार की होती है। नदी अपने साथ दो प्रकार की स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी, एक होती है अपरदनात्मक, एक होती है निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ। तो पहले हम अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के बारे में जानेंगे। नदियों की युवा अवस्था बनती है जब नदी प्रारंभिक समय में बहुत तेज चलती है। जब नदी पहाड़ विभाग से बहुत तेज चलती है, बहती है, इस कारण चट्टानों में तोड़फोड़ की क्रिया बहुत तेज एवं अधिक होती है, और इस अवस्था में वी आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन, जलप्रपात आदि का निर्माण करती है। ठीक है। अब पृथ्वी की सतह को आकार देने में बहिर्जनित बल एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यह बल मुख्यतः अपरदन, परिवहन एवं निक्षेपण के द्वारा विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी, पवन एवं समुद्री तरंग इनके प्रमुख कारण हैं। यह कारण अपने कार्यों से विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। ठीक है। जलप्रपात, जब नदी किसी बड़े ढाल वाले, यहाँ लिखा है ढाल, ये ढाल लिखा है, ठीक है बच्चों, ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर, शैतान या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है। इस प्रकार से पानी के गिरने से जलप्रपात बनता है। इसमें पानी बहुत तेज रफ्तार से गिरता है। विश्व में हजारों की संख्या में जलप्रपात है। हमने अभी पीछे पढ़े थे, वही उनका वापस हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है। प्रमुख जलप्रपात है, पहला है सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात। ये वेनेजुएला देश में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर और गहराई 807 मीटर है। ठीक है। दूसरा है विक्टोरिया जलप्रपात। यह जैम्बेज नदी अफ्रीका में स्थित है। यह जलप्रपात अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। या कुछ मिसप्रिंट हो सकती है लिखने में, पर हमें याद रखना है क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं इनको।
ठीक है बच्चों। तीसरा है नियाग्रा जलप्रपात, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर स्थित है। यह नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह नियाग्रा नदी पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग जलप्रपात, जो कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई यानी भारत में जो स्थित है इसकी ऊंचाई है 253 मीटर। इसका अन्य नाम जरसप्पा या गरसप्पा भी है। ठीक है, अब वो थी अपरदनात्मक। अब मैं निक्षेपणात्मक इसलिए करते हैं। नदी विसर्प, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह नदी की धारा मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मार्गों को विसर्प मार्ग कहते हैं। नदी विसर्प का आकार अंग्रेजी के एस आकार का होता है, एस अक्षर के जैसा होता है। नदियों का ऐसा घूमना या मुड़ना नदी विसर्प कहलाता है। अधिक अवसादी बोझ के कारण होता है। क्यों होता है? क्योंकि अधिक अवसाद के कारण जम जाती है और वो विसर्प ले लेती है। विसर्प मतलब सांप की आकृति के तौर पर बहने लगती है। ठीक है, अब चाप झील, इसे गोखुर झील, छाड़न झील अथवा चाप झील भी कहते हैं। इसका निर्माण नदी के निक्षेपण शक्ति के कारण होता है। जब नदी विसर्प के कारण किनारों पर लगातार नदी द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण की क्रिया होती है तो विसर्प लूप के किनारे निकट आ जाते हैं और समय के साथ नदी के विसर्प रूप नदी से अलग होकर एक झील बनाते हैं और उसे चाप झील कहते हैं। उदाहरण के लिए जम्मू एवं कश्मीर में स्थित भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील वूलर झील झेलम नदी पर निर्मित एक चाप झील का उदाहरण है। ठीक है, चलिए। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर निकलकर बहने लगती है जिससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। हमने पहले पढ़ा भी है कि जब नदी का बहाव अधिक हो जाता है उसकी भराव क्षमता अधिक हो जाती है और अत्यधिक जल के कारण वह अपना जो मुख्य मार्ग होता है उसको छोड़कर दूसरे स्थान बनने लगती है जिससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ के कारण नदी तटों के आसपास के क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। इससे समतल उपजाऊ एवं बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है और भारत में गंगा, यमुना एवं ब्रह्मपुत्र एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित उत्तर का विशाल मैदान जो बहुत उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र है, जो उत्तर का विशाल मैदान है, जो भारत के प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और उसके आस पड़ोस राज्यों में फैला हुआ है। तो वहाँ पे गंगा, यमुना एवं ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा बाढ़ग्रस्त विशाल मैदानों का निर्माण होता है जो बहुत ही उपजाऊ होता है। ठीक है, चलिए। वितरिका तथा डेल्टा समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और नदी अनेक धाराओं या वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है और अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। और डेल्टाई भूमि बहुत ही उपजाऊ होती है। जिस प्रकार बाढ़ भूमि उपजाऊ होती है उसी प्रकार डेल्टाई भूमि भी उपजाऊ होती है। क्यों होती है? क्योंकि जिस प्रकार बाढ़ की भूमि में भी नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ खाद या उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है, वहाँ वितरण होती है, वहाँ वो विस्तारित करती है। उसी प्रकार जहाँ डेल्टा होता है वहाँ पर भी निक्षेपण होता है और निक्षेपण किसका होता है? नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ भूमि का। ठीक है, इसी कारण डेल्टाई भूमि भी उपजाऊ होती है और बाढ़ग्रस्त नदी भूमि भी उपजाऊ होती है। भारत में गंगा नदी द्वारा निर्मित सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, अब कुछ अभ्यास कार्य के लिए प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो 5 शब्द इनकी परिभाषाएं लिखनी है। अपर्दन, नदी विसर्प, चाप झील, बाढ़ग्रस्त मैदान और डेल्टा सभी पढ़ लिए हमने और इनके आपको परिभाषाएं लिखनी है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित की नाम लिख। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात हमने पढ़ा था, एंजल जलप्रपात, वेनेजुला, उनका नाम लिखना है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात शरावती नदी के तट पर है और विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा ये भी भारत में ही है, सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। ठीक है, तो आपको प्रश्न दूसरे में जो पूछे प्रश्न इनके नाम लिखने और पहले प्रश्न के अंदर इनकी परिभाषाएं लिखनी है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।